हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। काफ़ी हमने वेट कर लिया बाकी स्टूडेंट्स का आने का। अब जिसको आना होगा वो आ जाएंगे। ओके, सो आज हमारी क्लास रहने वाली है अर्गोनॉमिक्स पे, जहाँ पे हमने कल थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन देखा था कि होता क्या है ये। ठीक है, आज हम लोग इसको डिटेलिंग में कंप्लीट करेंगे। ये आपके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, आप इनको ज्वाइन कर सकते हो। एंड आपका जो टेलीग्राम चैनल है, एक मिनट, ये तो यहाँ से ये नहीं है। ठीक है, इसको देख लेना। वो है आपका होम साइंस, मैं यहाँ लिख देती हूँ। होम साइंस यूजीसी नेट फिलर फॉर्म। ओके, आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। तो अर्गोनॉमिक्स में हम पढ़ रहे थे, एक बार फिर से इंट्रोडक्शन में दे देती हूँ। अर्गोनॉमिक्स होता क्या है आपका, ये आपके ग्रीक वर्ड अर्गोन और नोम से लिया गया है, जहाँ पे अर्गोन का मतलब होता है आपका कार्य करना और नोम्स का मतलब होता है आपके नियम कायदे। तो यहाँ पे अगर हम इन दोनों को मिलाते हैं तो क्या मतलब बन जाता है आपका, कि आप अपने कार्य को कितने सरलीकरण से कर रहे हो, किस तरीके से कर रहे हो, वो आपका अर्गोनॉमिक्स कहलाता है। अर्गोनॉमिक्स में हम तीन चीजों का ध्यान रखते हैं। एक तो वर्क, ठीक है, कार्य यानी कि इन्वायरमेंट हो गया आपका, और फिर मशीन्स और मैन। कार्य, वर्कर्स जो कार्य करता है और किसके द्वारा कर रहा है, मशीन्स के द्वारा। तो इन तीनों का जब हम लोग स्टडी करते हैं, इन तीनों के रिलेशनशिप के बारे में जब हम जानते हैं, इन तीनों का यूज करके हम एक इफेक्टिव वर्क करते हैं, वो हमारा अर्गोनॉमिक्स कहलाता है। जब अगर आप एक अच्छी डिजाइन के किसी भी मशीन का इस्तेमाल करते हो, वो आपका गुड अर्गोनॉमिक्स डिजाइन कहलाती है। जिससे क्या होता है कि आपको मस्क्यूलो स्केलेटन डिसऑर्डर जो हो जाता है, जो खतरा रहता है, वो नहीं होता है। और साथ ही साथ आपके वर्क की प्रोडक्टिविटी को भी इंक्रीज कर देता है। ओके, तो अर्गोनॉमिक्स आपके इन सब चीजों में मदद करता है। साथ ही साथ अगर हम देखें तो अर्गोनॉमिक्स को ना हम लोग एक प्रोडक्ट मशीन के रूप में कंसीडर करते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो इक्विपमेंट के जो कंपोनेंट होते हैं, वो उनको इस तरीके से डिजाइन किया जाता है कि वो एनवायरमेंट के साथ साथ आपके साइकोलॉजिकल और फिजिकल नीड को भी फुलफिल करें, और आपकी वर्क एफिशिएंसी को बढ़ाएं, सेटिस्फेक्शन एंड प्रोडक्टिविटी को भी इंक्रीज करें। तो इन सब बातों का ध्यान आपके अर्गोनॉमिक्स में रखा जाता है। ओके, अब यहाँ पे हमने देखा था कि अर्गोनॉमिक्स के स्कोप क्या क्या रहते हैं, क्यों नीड पड़ी इन सब चीजों की। तो अर्गोनॉमिक्स जो होता है ना, एक तो बहुत ही अच्छी वर्किंग कंडीशन हमें प्रोवाइड करता है। साथ ही साथ जो आपका वर्कलोड होता है उसको कम कर देता है, थकान उसको कम करता है, और आपकी जो प्रोडक्टिविटी है उसको इम्प्रूव करता है, एंड आपकी वर्क की क्वालिटी को भी इनहेंस करता है। सो दैट्स वाई यू नीड टू स्टडी अर्गोनॉमिक्स, ताकि आपको पता रहे कि किस मोशन में आपको कार्य करना है और किस पोजीशन में ज्यादा देर तक नहीं खड़े रहना है। अगर ऐसा करते हो तो आपको मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर होने का खतरा हो सकता है, और हो सकता है कि आपकी जो प्रोडक्टिविटी है वो भी बेहतर ना रहे। तो इसीलिए आपको इन सब चीजों के बारे में पता होना बहुत ज्यादा आवश्यक है। तो यहाँ पे क्या है, डिजाइन ऑफ मैन मशीन सिस्टम। जो मैन मशीन सिस्टम है उनको डिजाइन किया जाता है, मतलब कि आप जो भी कार्य कर रहे हो, फॉर एग्जांपल मैं ये लैपटॉप से कार्य कर रही हूँ, मेरे पास टेबल है, चेयर है, तो ये सारी क्या है, अर्गोनॉमिक्स की मशीन की कैटेगरी में ही आ जाएंगी। तो अब यहाँ क्या करता है कि एक ये ऐसा सिस्टम होता है जहाँ पे जो आपका वर्कमैन होता है या फिर ह्यूमन बीइंग हो गया, हम लोग हो गए, वो आपके इक्विपमेंट के साथ में कार्य करते हैं। अब जैसे मैं आपको क्लास दे रही हूँ, तो ये क्लास में लैपटॉप के साथ ही तो दे रही हूँ, और लैपटॉप क्या एक तरीके से आप मशीन मान लो, इसको कंप्यूटर ही तो है, छोटा वर्जन। तो यहाँ पे ये सारी चीजें आपकी क्या आ जाती हैं, कि आपका एक ऐसा सिस्टम जहाँ पे आप जिसके साथ में कार्य करते हो, इक्विपमेंट का इस्तेमाल करके कार्य करते हो, ये क्या करता है कि मोस्ट कंफर्टेबल कंडीशन आपको प्रोवाइड करता है। ठीक है, क्लाइमेटिकली। अब बारिश हो रही है बाहर और आपको क्लास लेनी है, अगर ऑफलाइन आप क्लास लेना चाहते हो, बारिश हो रही है, तो आप जाने से पहले सोचोगे, क्या कहोगे, अगर बारिश थोड़ी सी कम हो जाए, अगर आपके पास में कार भी नहीं है, ठीक है, आपको पैदल जाना है या फिर बाइक से जाना है, तो आप क्या कहोगे कि थोड़ी सी बारिश कम हो जाए उसके बाद जाऊंगे, अगर बारिश ऐसी होती रही तो फिर हम क्लास कैंसिल कर देंगे।
कहते हैं कि नहीं कहते हैं, लेकिन ऑनलाइन में क्या है, हमारे पास में फैसिलिटीज हैं, हमारे पास ये मशीन है, तो हमने क्या कहा, बारिश बाहर ही तो हो रही है, हम अंदर बैठ के क्लास ले लेंगे। तो ये सब चीजें आपकी किस में आ जाती हैं, अर्गोनॉमिक्स में आ जाती हैं। लाइटनिंग की अगर हम बात करें तो वहीं सोलर सिस्टम लाइट को आप देखोगे तो वो आपकी नाइट में ही वर्क करती है। लेकिन अगर आप CFL एंड आपने अगर इन्वर्टर भी लगवा रखा है तो लाइट आपकी कभी भी नहीं जाएगी, है ना। आपके कमरे की लाइट कभी बंद नहीं होगी अगर इन्वर्टर भी आपके पास में है तो। वेंटिलेशन आप किस तरीके से कर रहे हो, नॉइज लेवल अगर आजकल आप देखोगे तो जो आपके फैन होते हैं मैनुअल, वो तो काफी थोड़ी बहुत नॉइज करते हैं अगर आप उनको ज्यादा स्पीड पे चला दो तो। आप कभी बाबा आदम के जमाने का पंखा देखना, बहुत आवाज करता है, ठीक है। और आजकल आपके फैंस कैसे आ रहे हैं, मॉडर्न फैन आ रहे हैं जिसको ब्लूटूथ कनेक्ट होते हैं, सिर्फ आप उनको रिमोट से चला दो और वो बिल्कुल भी स्मूथ चलते हैं, बिल्कुल नॉइज नहीं करते हैं। तो ये सब चीजें क्या है, आपके एर्गोनॉमिक्स की ही कैटेगरी में आती हैं। अब यहाँ पे ना कुछ कंपोनेंट रहते हैं, इन तीनों के बिना आपका एर्गोनॉमिक्स की स्टडी नहीं कर सकते हो। जैसे मैन, मशीन एंड एनवायरनमेंट। मैन में जो आपका कार्य कर रहा है, वर्कर, मशीन जो आपके इक्विपमेंट है, और एनवायरनमेंट जहाँ पे आपकी जो वर्किंग कंडीशन है, ठीक है। रिस्क फैक्टर इनहेरिट इन द वर्कर, यानी कि कार्यकर्ता में भी काफी सारे जोखिम है, जैसे कि वो मशीन से कार्य कर रहा है ना, तो उसको थकान महसूस हो गई या फिर उसकी हाइट का अप्रोप्रिएट नहीं है, तो ये सारी चीजें वर्कर के साथ में आ जाती हैं। मशीन के साथ क्या रिस्क फैक्टर हो जाता है कि मशीन को जो प्रॉपर तरीके से नहीं बनाया गया है, वर्क करना बंद कर दे या फिर काफी ज्यादा नॉइज फैला रही है, तो उससे हियरिंग प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है। तो ये सब चीजें आपकी इन्वायरमेंट में आपकी कंडीशंस आ जाती हैं, क्लाइमेटिक कंडीशन एंड ऑल। अब कौन कौन रिस्क पे रहता है सबसे ज्यादा, देखो रिस्क आपका जो डेवलप होता है ना, वो सिर्फ मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर ही है जो सबसे ज्यादा इंक्रीज हो जाता है वर्कर्स में, जो मशीन्स के द्वारा कार्य करते हैं या फिर एक ही पोजीशन पे रह के कार्य करते हैं। इसमें देखो क्या है, अगर कोई भी पर्सन ऐसा है जो मॉर्निंग से लेके इवनिंग तक एक ही पोजीशन में कार्य कर रहा है पूरे दिन, तो उसको मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर होने का खतरा बढ़ सकता है, ठीक है। ऑकवर्ड पोजीशन में आप कार्य कर रहे हो, मतलब क्या हो गया कि अभी आप ऐसे करके बैठ गए, तो ऐसे आप कितनी देर तक बैठे रहोगे, यू हैव टू बी स्ट्रेट, यू हैव टू बी सिट स्ट्रेट, है ना। तो वो चीज आपके यहाँ देखने को मिलती है। फोर्सफुली अगर आपसे कार्य कराया जा रहा है तो एक तो आपका मन वैसे ही नहीं है, आप काम को एंजॉय नहीं कर रहे हो, तो आपको थकान होने लग जाएगी। और फोर्सफुली अगर आपसे काम करा रहे हैं तो क्या होगा कि आप काम तो करोगे लेकिन काम में गड़बड़ी भी कर सकते हो, तो तब ये प्रॉब्लम हो सकती है। रिपीटेडली लिफ्ट हैवी ऑब्जेक्ट, आप सुबह से लेकर शाम तक हैवी हैवी ऑब्जेक्ट उठाए जा रहे हो, आपकी कोई भी मदद करने के लिए नहीं है, तो हो सकता है कि आपके लोअर बैक में आपका पेन होना स्टार्ट होने लग जाए या फिर आपके हाथों में पेन होना शुरू हो जाए। तो ये सब चीजें आपका खतरा रहता है अगर आप अपना प्रॉपर ध्यान नहीं रखते हो। मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर भी हो सकता है अगर आप प्रॉपर एर्गोनॉमिक्स का इस्तेमाल नहीं करते हो। तो आपको जब नहीं पता होगा कि मशीन्स को कैसे इस्तेमाल करना है, ठीक है, और उनके साथ कैसे कार्य करना है, तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। ऑल राइट, यहां तक आई होप क्लियर होगा ये कंपोनेंट तक। देखो यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट को उठा रहे हैं, ये आपकी राइट पोजीशन है, ये आपकी इनकरेक्ट है। देखो यहाँ ये ऑब्जेक्ट उठा रहे हैं तो इन्होंने अपना क्या है, नीज को भी बेंड किया हुआ है, आप देख रहे हो इनका जो पोस्चर है वो इस तरीके का है। अगर आप इस पोस्चर में अगर हैवी किसी भी सामान को उठा रहे हो दैट इज गुड, क्योंकि आपका जो पूरा वजन है वो आपकी बैक पे नहीं आएगा। यहाँ पे आपका पूरा वजन आपकी बैक पे आ रहा है, देखो आपकी लेग्स स्ट्रेट हैं और यहाँ पे आपका पूरा वजन आपकी बैक पे आएगा, तो इससे आपको दिक्कत हो सकती है। आप एकदम बहुत भारी सामान और आप अगर खड़े हो तो आप शायद स्ट्रेट ही ना खड़े हो पाओ। यहाँ पे अगर आप मैं अभी आपको ऐसे करके पढ़ाऊं तो मैं ऐसे कितनी देर तक पढ़ा लूंगी, एक तो मेरा एब्डोमन दबेगा, है ना, और प्लस मेरे जो शोल्डर हैं उनकी पोजीशन भी खराब हो जाएगी, ठीक है। तो हमें क्या है, एक स्ट्रेट बैठना होता है जिससे कि आप काफी लंबे समय तक भी बैठे रहो और प्रॉपर आपका जो स्क्रीन है उससे डिस्टेंस भी रहे और आप काम भी इजीली कर सको।
तो ये पोस्चर अगर आप बैठ रहे हो तो ये पोस्चर आपका रहना चाहिए। ड्राइविंग करते हैं या फिर अगर आप कहीं कोई बुक पढ़ रहे हो तो ड्राइविंग करते टाइम ना आपको ऐसे झुका के ड्राइविंग नहीं करनी होती, क्योंकि आपके शोल्डर्स पे लोड आता है और शोल्डर पे लोड आने की वजह से हो सकता है कई बार आपको क्या है एक्सीडेंट जैसी प्रॉब्लम देखने को भी मिल जाए, क्योंकि आप ड्राइव प्रॉपर तरीके से नहीं कर पाओगे। सेम अगर आप बुक वगैरह स्टडी कर रहे हो तो आपको एकदम, हम फोन भी चलाते ना तो ऐसे घुस जाते हैं हम, होता है कि नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल ये मेरे पास फोन है और मैं फोन को ऐसे चला रही हूँ, तो ये चीज नहीं होती है। फोन को हमेशा इस तरीके से चलाना चाहिए ताकि आपका स्क्रीन भी आपसे दूर रहे, ठीक है। स्क्रीन दूर रहने के साथ साथ क्या हो कि आपकी आईज पे भी इफेक्ट ना पड़े और दूसरा आपके पोस्चर पे भी इफेक्ट ना पड़े। सेम अगर आप रिलैक्सिंग पोजीशन में हो, लेटे हो, तो वहां आपको एकदम जो आपका हेड है वो उठा हुआ नहीं होना चाहिए, स्ट्रेट होना चाहिए। और अगर उठा हुआ होता है तो वो पोस्चर ठीक नहीं होता, आपको स्पाइनल से रिलेटेड प्रॉब्लम देखने को मिल जाती है, ठीक है। तो ये कुछ पोस्चर हैं, इनका आपको ध्यान रखना होता है कि खड़े हो तो किस तरीके से, हैवी आइटम अगर आप उठा रहे हो तो वो किस तरीके से आपको हैंडल करना है। अदरवाइज आप लोगों ने देखा होगा, स्पेशली मदर्स को, या आप लोग ही देखो कि आप जब भी कोई सामान उठाते हो तो मोस्टली इस तरीके से उठाते हैं। कोई भी इस तरीके से नहीं होता, तो बहुत रेयर है जो इस तरीके से सामान उठाते हैं। और फिर बाद में क्या है, एकदम से झटके से उठोगे फिर आप कहते हो अरे मेरी कमर, कहते हो कि नहीं कहते हो। तो ये सारी चीजें क्या होती है कि आपके गलत पोस्चर की वजह से आपकी बॉडी पे इफेक्ट पड़ता है। ओके। अब देखो यहाँ पे एलिमेंट कुछ रहते हैं जहाँ पे आपके दो, जैसे हमने एबीसीडी पढ़ा था ना, सेम उस तरीके से आपके एंथ्रोपोमेट्री रहता है। यहाँ पे एंथ्रोपोमेट्री में क्या होता है कि आपकी साइंस ऑफ मेजरमेंट है ऑफ द ह्यूमन बॉडी। आप सबको पता है कि हम यहाँ पे एंथ्रोपोमेट्री के साथ में हम क्या करते हैं, किसी भी इंडिविजुअल की हम हाइट मेजर करते हैं एंड वेट मेजर करते हैं, है ना, बीएमआई जो हम लोग निकालते हैं। तो इसको हम लोग ये इंश्योर करने के लिए, यहाँ पे अर्गोनॉमिक्स में हम ये इंश्योर करने के लिए इसको इस्तेमाल करते हैं कि जो भी वर्कर है वो अपने कार्य कर रहा है, कार्य करने के लिए उसके पास सफिशिएंट स्पेस है या नहीं है, उसके पास नेसेसरी जो इक्विपमेंट और टूल्स होने चाहिए वो हैं भी या नहीं है। तो यहाँ पे देखो, हमने यहाँ पे हाइट एंड बॉडी ये सारी चीजें मेजर नहीं की हैं। यहाँ पे हमने क्या मेजर किया है, इसको हमने इस चीज के लिए इस्तेमाल किया है कि अगर कोई भी वर्कर है, अगर आप केबिन में बैठे हो तो केबिन में बैठने के लिए आपके पास अप्रोप्रिएट स्पेस है भी या नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं कि स्पेस आपके पास थोड़ा, आपका लैपटॉप भी नहीं आ रहा है वहां पे, या फिर आपको अगर कुछ एडिशनल सामान रखना है तो वो भी सामान नहीं आ रहा है। तो इन सब चीजों को इंश्योर करने के लिए हम हाइट मेजर कर रहे थे। तो यहाँ पे क्या है, हमारी जो वर्क प्लेस है उसकी हम लोग हाइट एंड ऑल को मेजर करते हैं एंथ्रोपोमेट्री की सहायता से, ठीक है। और टूल्स भी चेक करते हैं कि टूल्स एंड ऑल ये सारे अप्रोप्रिएट हैं भी या नहीं है। इन द सेम वे बायोमैकेनिज्म होता है। बायोमैकेनिज्म में क्या है कि यहाँ पे हम मूवमेंट को आइडेंटिफाई करते हैं, मूवमेंट को मेजर करते हैं कि पर्सन ने कितना मूवमेंट किया है, और मूवमेंट कर रहा है तो वो अपनी मसल्स को कैसे इस्तेमाल कर रहा है, बोन्स, टेंडर, लिगामेंट प्रॉपर वर्क कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। बोन्स में भी वो क्या कहते हैं, मोशन अगर कर रहा है, स्टैटिक मोशन है, मूवमेंट है, या किस तरीके का मूवमेंट है उनका, इन सब चीजों की स्टडी की जाती है। जो आपका मूवमेंट होता है ना वो टू टाइप्स का होता है, एक होता है स्टैटिक और एक होता है डायनामिक। स्टैटिक में क्या आ जाता है आपका कि जो बॉडी है
वहां पर सिर्फ आप हाइट, वेट, ब्रीथ लेंथ, आप बैठे हुए हो बस, इन सब चीजों का ही मेजर किया जाता है। डायनामिक में क्या आता है कि जब आपकी बॉडी मूव कर रही है, जब आप एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक जाने के लिए आपकी बॉडी मूव करती है, तो वो आपका जो मोशन मेजर किया जाता है वो डायनामिक मोशन की कैटेगरी में आता है, जिसको हम लोग बायोमैकेनिकल के द्वारा ही मेजर करते हैं। ओके, यहाँ पे आपके जो बॉडी पार्ट्स किस तरीके से डिफरेंटली वर्क कर रहे हैं, उन सब चीजों की स्टडी की जाती है इसमें। ओके, अब इन्वायरमेंट पे आ जाओ, तो इन्वायरमेंट किस तरीके से इफेक्ट डालता है। इन्वायरमेंट में देखो, कई बार आपका हीट स्ट्रेस हो जाता है, बहुत सारे लोग एक साथ प्रेजेंट हैं, तो वहां पे क्या हो जाएगा कि हीट एग्जॉस्ट हो जाएगा, राइट। या फिर आपकी बॉडी में डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम हो गई है ना, तो आपकी बॉडी कूल डाउन नहीं हो पाएगी एकदम। बहुत सारे लोगों से रूम भरा हुआ है, एकदम सफोकेशन हो रही है, बहुत ज्यादा हीट हो रही है, तो फिर वहां पे टेम्परेचर को कूल डाउन करने में थोड़ा टाइम लग जाता है। तो हीट स्ट्रेस ये भी आपके बहुत ज्यादा प्रभाव डालता है आपके कार्य पे। सेम लाइटनिंग, लाइटनिंग में क्या होता है कि इल्यूमिनेशन टू हाई और टू लो और कॉज ग्लेयर कैन लीड टू डिफिकल्टीज, मतलब कि अगर आपकी लाइट बहुत ज्यादा है तो प्रॉब्लम होती है। ओके, एक मिनट रुकना। ठीक है, तो यहाँ पे लाइटिंग का आपने कई बार देखा होगा कि अगर आप ड्राइव कर रहे हो नाइट के टाइम में, तो एकदम से आपके सामने बहुत रोशनी आती है, आपकी आंखों पे लगती है, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि आपको थोड़ी सी देर के लिए कुछ दिखाई नहीं देता है, होता है कि नहीं होता है, तो वो आपका ग्लेयर कहलाता है। अगर बहुत कम भी लाइट होगी तो आपको देखने में डिफिकल्टी होगी, आप देख नहीं पाओगे प्रॉपर तरीके से। तो उस कंडीशन में भी आपको क्या हो जाता है कि लाइटनिंग भी प्रॉपर होनी चाहिए, ना तो बहुत ज़्यादा हाई होनी चाहिए और ना ही बहुत लो होनी चाहिए, जिससे कि आप प्रॉपर वर्क कर पाओ। अगर गुड लाइटनिंग इन्वायरमेंट रहता है तो आपका वर्क भी एफिशिएंट होता है, इफेक्टिवली आप अपना वर्क भी कर पाते हो। ओके, नॉइस, देखो नॉइस भी आपके इन्वायरमेंट में ही आती है, जैसे कि बहुत बार क्या होता है कि आपकी मशीन्स है वो बहुत ज़्यादा अनवांटेड साउंड क्रिएट करती हैं, तो वो आपका नॉइस कहलाता है। यहाँ पे क्या हो जाता है कि अगर बहुत ज़्यादा आवाज़ है ना, तो आपको हियरिंग डिसऑर्डर भी देखने को मिल सकता है, जिसकी वजह से डीफनेस हो जाएगा। डीफनेस में क्या होता है कि बहुत कम या फिर सुनाई ही ना दे आपको। ठीक है, टिनिटस, टिनिटस में क्या हो जाता है, हियरिंग ऑफ साउंड व्हेन नो एक्सटर्नल साउंड इज प्रेजेंट, यानी कि आपको आवाज आती रहती है। ठीक है, प्रेशियस में क्या होता है कि इम्पेयर्ड हियरिंग एसोसिएट विद हेलुसिनेशन, आपने देखा होगा कि आपको एक ही आवाज दो दो तीन तीन बार जो सुनाई देती है। ठीक है, तो ये डिसऑर्डर देखने को मिल जाते हैं अगर आवाज भी बहुत ज्यादा होती है, तो इन्वायरमेंट आपका प्रॉपर वर्किंग में नहीं होता है, अप्रोप्रिएट इन्वायरमेंट नहीं होता है। तो ठीक है, अब इसके कुछ डोमेन्स होते हैं, जैसे कि आपका ये कहाँ-कहाँ इफ़ेक्ट डालता है, आपके कॉग्निटिव, ऑर्गेनाइजेशन और फिजिकल, इन 3 स्टेज पे इफ़ेक्ट डालता है। कॉग्निटिव यानी कि मैन पे आपके इफ़ेक्ट डालेगा उसके, ठीक है, फिजिकल उसकी बॉडी पे इफ़ेक्ट, उसकी जो मस्कुलो स्केलेटन डिसऑर्डर जो हो जाते हैं वो प्रॉब्लम, ऑर्गेनाइजेशन आप जहाँ पे भी आप कार्य कर रहे हो और मशीन्स का वहाँ कैसे इस्तेमाल कर रहे हो, वो ऑर्गेनाइजेशन की कैटेगरी में आता है। तो अब देखो यहाँ पे कॉग्निटिव फैक्टर किस तरीके से हो जाते हैं कि आपका ह्यूमन और कंप्यूटर का इंटरेक्शन जो होता है, आप कम्युनिकेशन कर रहे हो, कम्युनिकेशन आपको पता है ना कि आपके माइंड में फीड है कि आपको कब क्या बोलना है, तो वो आपका कॉग्निटिव फैक्टर हो जाता है। ठीक है, टीम वर्क करना है, लोगों के साथ मिलके कार्य करना है। ओके, मेमोरीज आपको याद तो आपके ब्रेन में ही रहती ना ये सारी चीजें, तो ये सारे के सारे फैक्टर आपके कॉग्निटिव से रिलेट होते हैं, ये आपके ब्रेन से रिलेटेड होते हैं। मोटर रेस्पॉन्स, फॉर एग्जाम्पल आपके सामने कोई अचानक से कुछ कार आ रही है, तो आप एकदम कैसे अपना हाथ आगे कर देते हो कि रुक जाओ, तो ये सारी चीजें क्या है कि आपका मोटर रेस्पॉन्स क्या है, या फिर आप वहां से तुरंत हट जाते हो, क्योंकि आपको पता है कि कब कहाँ क्या रेस्पॉन्स करना है। ओके,
ये आपके रिफ्लेक्सेस की कैटेगरी में आ जाते हैं। फिर आता है फिजिकल फैक्टर। फिजिकल फैक्टर में आ जाते हैं आपकी ह्यूमन एनाटॉमी। ह्यूमन एनाटॉमी में आता है कि आप जो कई बार फैक्ट्रीज में, आप केमिकल फैक्ट्रीज में काम करते हो तो वहां पे लंग्स पे भी इफेक्ट देखने को मिलता है। ठीक है, तो ह्यूमन बॉडी के जो इंटरनल पार्ट्स होते हैं वहां पे इफेक्ट देखने को मिल जाता है। तो उनकी एंथ्रोपोमेट्रिक, बायोकेमिकल, फिजियोलॉजी, इन सब के बारे में स्टडी की जाती है। ऑर्गेनाइजेशन फैक्टर में आ जाता है पार्टिसिपेशन। कई बार ऐसा होता है ना कि एक ही काम को एक ही इंसान को देते रहते हैं, जो करने वाला होता है उसी को बाकी के सारे मौज काटते हैं बैठ के। तो कॉपरेट कर भी रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, सोशियो टेक्निकल टीम कैसी है, वहाँ का सिस्टम कैसा है। मतलब ऐसा तो नहीं है कि आपको मार्केटिंग के लिए आपको बाहर जाना पड़ रहा है, या फिर आप सिर्फ ऑनलाइन ही आप एडवर्टाइजमेंट कर रहे हो। वहाँ का इन्वायरमेंट कैसा है, फ्रेंडली नेचर के हैं या फिर आपके कोई भी हेल्पिंग हैंड नहीं है वहाँ। तो इन सब बातों का यहाँ पे ध्यान रखा जाता है। आपके ये जो कुछ फैक्टर्स होते हैं, कॉग्निटिव, फिजिकल एंड ऑर्गेनाइजेशन, ये एक दूसरे को इफेक्ट डालते ही डालते हैं। ठीक है, फिजिकल देखो एर्गोनॉमिक्स में क्या है कि आपका फिजिकल कंफर्ट कितना है, जैसे कि आपकी डेस्क, चेयर, कीबोर्ड अप्रोप्रिएट है या नहीं है, या फिर अगर आप जिस भी इक्विपमेंट से आप कार्य कर रहे हो वो इक्विपमेंट आपकी हाइट के अकॉर्डिंग है या नहीं है। कॉग्निटिव में क्या आ जाता है कि आपका मेंटल प्रोसेस, जैसे आप कैसे देख रहे हो, आपकी मेमोरी पावर कैसी है, रीजनिंग आप कैसे कर रहे हो, मोटर रेस्पॉन्स कैसे कर रहे हो। ऑर्गेनाइजेशन में सोशो टेक्निकल सिस्टम, टीम वर्क, इम्प्रूव कम्युनिकेशन, क्वालिटी मैनेजमेंट, क्योंकि मैनेज करना भी हर किसी के बस की बात नहीं होती है ना, हर कोई मैनेज नहीं कर पा रहा है। तो आप किस तरीके से चीज़ों को मैनेज करके चल रहे हो, ये सब चीज़ें आपकी ऑर्गेनाइजेशन अर्गोनॉमिक्स में आ जाती हैं। ओके, देखो अगर आप इन सब बातों का ध्यान नहीं रखते हो, कहीं भी कोई भी आपकी दिक्कत हो जाती है, तो आपको काफ़ी सारे सिम्टम्स आपके होते हैं जो कि पॉसिबल हो सकता है अर्गोनॉमिक्स के कारण ही हो रहा हो। अर्गोनॉमिक्स का इन द सेंस है कि आपकी मशीन एंड ये सारी जो आपकी आपकी पोजीशन ठीक ना हो और मशीन्स की हाइट भी अप्रोप्रिएट ना हो, उस वजह से भी आपको दिक्कत देखने को मिल सकती है। जैसे अगर आपके पैरों में दर्द हो रहा है तो हो सकता है कि आप एक ही जगह पे काफ़ी लंबे समय से खड़े हो, तो आपको ये प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। अगर लोअर बैक पेन हो रहा है तो या तो काफ़ी देर से आप खड़े हो या फिर आपने कोई हैवी सामान है उसको उठा लिया है, तो आपको ये दिक्कत हो सकती है। शोल्डर और आर्म पेन हो रहा है, तो शोल्डर और आर्म पेन में क्या होता है कि या तो आपने स्ट्रेचिंग बहुत ज़्यादा कर ली हो, है ना? या फिर आपने सामान को काफ़ी ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं ना, तो वो वाला कर लिया हुआ आपने, या फिर शोल्डर्स फोर्स ऑफ ड्यू टू पोजीशन ऑफ वर्क, या फिर मैं आपको जो बता रही थी ना, एक पोस्चर आपका होता है कि स्ट्रेट आप बैठे हो, ये चेयर है, चेयर से ऐसे सट के बैठे हो आप, और ये चेयर है, और एक पोस्चर होता है कि आप ऐसे आगे होके ऐसे बैठे हो। तो यहाँ पे इस पोजीशन में आपको ज्यादा दर्द देखने को मिलेगा, इसमें आप रिलैक्सिंग पोजीशन में रहते हो, तो उस वजह से भी पेन देखने को मिल सकता है। नेक पेन क्या है, या तो आपका हेड इंक्लाइन है ना, वो बहुत ज्यादा पीछे है या फिर बहुत ज्यादा आगे है, तो उस वजह से भी आपकी नेक पेन हो सकती है। ब्रेस्ट पेन में क्या हो जाता है कि आप रिपीटिव हैंड और फिंगर मोशन कर रहे हो, मतलब जैसे कि बहुत सारे काम होते हैं जो आपकी ब्रेस्ट के द्वारा होते हैं, यानी कि आपने कोई एक्सरसाइज नहीं किया, आप लैपटॉप पे बैठे हुए और कीबोर्ड से आप कार्य किए जा रहे हो, तो वहां आपकी उंगलियां दर्द करने लग जाती हैं कि नहीं लग जाती हैं, कि अरे सुबह से काम कर रहे थे थक गए हैं, तो वो सब चीजें आपकी यहाँ पे आ जाती हैं। ओके, अब इसकी इम्पोर्टेंस क्यों थी, देखो इम्पोर्टेंस तो आपको समझ में आ गई होगी। एक तो आपको इससे पता चला है कि आप अपने वर्क को किस तरीके से इफेक्टिव कर सकते हो, दूसरा कि आपको अपनी वर्किंग पोजीशन किस तरीके से रखनी है जिससे कि आपको पेन प्रॉब्लम देखने को ना मिले, आपको मस्कुलोस्केलेटल प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, इसीलिए ये आपके वर्क को कंफर्ट और इजियर भी बनाती है और आपके स्ट्रेस, रिस्क, इन सबको डिक्रीज भी करती है, आपकी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करती है। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि मशीन को कैसे इस्तेमाल करना है, उनसे कैसे कार्य लेना है। तो उन सब बातों के आधार पे आपकी ये चीज अर्गोनॉमिक्स काफी ज्यादा हेल्पफुल होता है। ओके, अब यहाँ पे कुछ बॉडी मैकेनिज्म है। बॉडी मैकेनिज्म का मतलब क्या होता है कि ऐसे प्रिंसिपल जो कि आपकी बॉडी को प्रॉपर अलाइन में रखें,
बैलेंस रखें और जो आप डे टू डे लाइफ में जो मूवमेंट कर रहे हो वो आपकी बॉडी को इफेक्ट ना करे। अगर पुअर बॉडी मैकेनिज्म होता है तो उससे आपको स्पाइनल प्रॉब्लम हो सकती हैं, इंजरीज हो सकती हैं वर्क प्लेस पे, क्योंकि अगर आपने बहुत ज़्यादा हैवी सामान उठा लिया है तो हो सकता है कि आपको स्पाइनल प्रॉब्लम हो जाए, आपकी जो लोअर लिम्ब है वो बिल्कुल ही काम ना करे। ठीक है, तो इसीलिए आपको गुड बॉडी मैकेनिज्म पता होना चाहिए। बॉडी मैकेनिज्म का सिंपल मतलब है कि आपको पता होना चाहिए कि आपकी बॉडी को आपको कैसे अलाइन करना है हैवी वर्क के साथ में और नॉर्मल वर्क के साथ में। डेली मूवमेंट भी कर रहे हो तो आपको पता है कि भाई हाँ नीचे देख के चलना है ना, या फिर सामने देख के चलना है, प्रॉपर अपनी बॉडी को बैलेंस करके चलना है। तो ये सब चीजें आपको पता है, तभी तो आपकी चोट वोट नहीं लगती है, वरना अदरवाइज कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं, क्या करते हैं स्टूडेंट्स, क्या कुछ लोग ऐसे होते हैं कि चलते हैं, चलते चलते कहीं ठुक जाते हैं, है ना, कहीं सोफे से लग गई उनकी, तो कहीं टेबल से लग गई। तो ये सारी चीजें क्या है कि आपको ध्यान में रखना होता है जिससे कि आपको कोई प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। तो देखो बॉडी मैकेनिज्म ऐसे कौन कौन से आपकी चीजें हैं जिनको आपको अवॉइड करना चाहिए जिससे कि आपको चोट ना लगे। सबसे पहले पोस्चर। अगर आप स्ट्रेट पोस्चर में खड़े हो तो आपको ये इंश्योर करना है कि आपकी जो स्पाइन है वो आपकी प्रॉपर पोजीशन में हो, स्ट्रेट हो। ऐसा ना हो कि वो काफी ज्यादा या तो झुकी हुई है या बहुत ज्यादा बेंड हो रही है। अगर ऐसा होता है तो आपकी रीढ़ की हड्डी में दर्द होना शुरू हो जाता है। ठीक है। लिफ्टिंग, अगर आप बैलेंस सामान उठा रहे हो, जैसे कि कोई एक पर्सन है, ठीक है, तो वो अगर सामान उठा रहा था, एक साइड इसके यहाँ बकेट है, एक साइड इसके यहाँ बकेट है, या फिर आप कह सकते हो 5 kg वेट यहाँ है, 5 kg वेट यहाँ है, तो ये इजीली बैलेंस हो जाएगा। लेकिन अगर ये एक ही हाथ पे 5 kg लेके आ रहा है तो ये क्या है, फिर दूसरे चेंज कर लेगा कि अब दूसरे हाथ पे आ जाओ। तो इससे चीजें क्या होती हैं कि एक ही चीज को आप बहुत देर तक भारी सामान को उठा के रखते हो एक ही पोजीशन में, तो उससे आपको दर्द होना शुरू हो जाता है। तो इसीलिए अगर आप लिफ्टिंग भी कर रहे हो, कुछ भी अगर सामान भी उठा रहे हो, तो मेक श्योर कि आप उसको बैलेंस रखो, और बैलेंस रखते हैं तो वो आपका सिमेट्री कहलाता है, जहाँ पे आपकी दोनों साइड की जो मसल्स रहती हैं वो इक्वली आप उनको यूज करते हो, बैलेंस में रखते हो, जिससे आपको पेन नहीं होता है। ओके। स्टैंडिंग पोजीशन में ट्राई टू अवॉइड स्टैंडिंग इन वन पोजीशन फॉर प्रोलॉन्ग टाइम पीरियड, यानी कि काफी लंबे समय तक एक ही पोजीशन में खड़े होना अवॉइड करना चाहिए, अपनी पोजीशन चेंज कर लेना चाहिए ऑफन। जैसे कि अगर आप खड़े हो तो थोड़ा बहुत अपनी पैर की उंगलियों को चला लिया, जिससे कि ब्लड सर्कुलेशन पूरा रहे, ब्लड सर्कुलेशन ना रुके। ठीक है। और आपको स्पाइनल स्ट्रेस यानी कि आपकी रीढ़ की हड्डी पे भी ज्यादा प्रेशर ना पड़े। ओके। आपकी जो मसल फटीक होती है, आपको थकान हो जाती है, आप कहते हो अरे अब नहीं खड़ा हुआ जाएगा हमसे, तो वो सारी चीजें ना हो। आपने कभी देखा होगा स्कूल टाइम में जब आप प्रेयर्स में खड़े होते थे, तो अगर प्रिंसिपल का लेक्चर होता था तो कितनी देर तक आपको खड़ा रखते थे। आप कहते थे अब तो थक गए यार, अब तो बस चक्कर ही आ जाएंगे अगर इन्होंने एक लाइन और बोली तो। होता था कि नहीं होता था? तो वही चीजें होती हैं कि आप अगर बहुत लंबे समय तक एक ही पोजीशन में खड़े हो तो हल्का बहुत आपको अपनी फिंगर्स का मूवमेंट करते रहना चाहिए, जिससे कि ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर रहे बॉडी में, कम ना हो। ओके। अब यहाँ आता है कि ये तो थे हमारे अर्गोनॉमिक्स के, कि हमें मशीन के साथ में कैसे कार्य करना होता है और क्या क्या चीजें हैं जो हमें अवॉइड करनी है कार्य करते टाइम। अब यहाँ पे ना हमने देख लिया कि मशीन, तो अब ये जो मशीन्स वगैरह हो रही हैं तो इनको कौन कौन जो इक्विपमेंट आपके आ रहे हैं मार्केट में टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, तो वहां पे उनको कैसे डिजाइन किया जाता है और ऐसे कौन कौन से लोग हैं जो उसको अडॉप्ट करते हैं और नहीं अडॉप्ट करते हैं, एक्सेप्ट और रिजेक्ट, ये वाली चीज हम लोग अब यहाँ पे देखेंगे। ठीक है। देखो, प्रोडक्ट डिजाइन। प्रोडक्ट डिजाइन का सिंपली मतलब होता है कि आपकी होलिस्टिक अप्रोच कैसी है, मतलब अगर आप कोई भी न्यू प्रोडक्ट बना रहे हो तो उसको स्टार्टिंग टू फिनिश वो किस तरीके से आपका वर्क करेगा, मतलब स्टार्टिंग आपने उसकी कैसे की और फिनिश यानी कि जो आपका एंड यूजर है वहां पे कितने लोगों तक वो पहुंचा है, ये सभी चीजें आपकी प्रोडक्ट डिजाइन की कैटेगरी में आती हैं। जैसे आपका
डेवलपमेंट होता है ना, होलिस्टिक डेवलपमेंट होता है, जहाँ आप जन्म से लेके मृत्यु तक आपका परिवर्तन होता रहता है आपकी बॉडी में। सेम उसी तरीके से आपका प्रोडक्ट डिज़ाइन है, वहाँ पे भी स्टार्ट टू फिनिश पूरी स्टडी की जाती है, पूरा जाना जाता है कि कैसे इसने वर्क किया है, कैसे इसका निर्माण हुआ, कैसे ये कार्य कर रहा है और कैसे इसको एंड यूज़र है जो उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये सब चीज़ें आपकी किस में आ जाती हैं, प्रोडक्ट डिज़ाइन में आ जाती है, जहाँ पे आपके ये एक ऐसा प्रोसेस होता है जहाँ पे आप न्यू प्रोडक्ट को डेवलप करते हो फॉर द सेल टू द कस्टमर, है ना। ग्राहक को बिक्री करने के लिए आप किसी भी नए उत्पाद का निर्माण करते हो विद द हेल्प ऑफ द टेक्नोलॉजी। अब आप लोगों ने देखा होगा कि मोबाइल फोन आ रहे हैं, तो मोबाइल फोन पहले के टाइम में क्या थे, कीपैड वाले आने लगे थे। फिर कीपैड वाले फोन आने की वजह से फिर क्या हुआ आपके, देखो ये छोटी सी स्क्रीन होती थी और यहाँ पे ये बटन्स होते थे, है ना। फिर उसके बाद में आपके मोबाइल फोन आने लगे फोल्डिंग वाले, है ना। एंड देन उसके बाद आपके फोन आने लगे इतना बस छोटा सा कीबोर्ड रहता था और इतनी बड़ी आपकी स्क्रीन रहती थी, होता था कि नहीं होता था। एंड देन फिर धीरे धीरे आपके पूरे टच स्क्रीन फोन आने लगे। तो ये सारी चीजें क्या है, इनोवेशन ही तो हुआ, कुछ नया ही तो आया, किसी के दिमाग में कोई न्यू आइडिया आया तो उसने क्या है, न्यू प्रोडक्ट को डिजाइन कर दिया और फिर वो कस्टमर को सेल कर दिया। और आज के टाइम में देखो शायद ही किसी के पास में आपको कीपैड फोन देखने को मिलेगा, अदरवाइज सबके पास में आजकल के टाइम में स्क्रीन वाला फोन है, टच वाला फोन है कि नहीं है। और टच वाला भी छोड़ो, मोस्टली लोगों के पास में आईफोन आपको देखने को मिलेगा। टच की तो आप बात ही छोड़ दो, वो तो सबके पास ही मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे ही आपका पूरा प्रोसेस रहता है, जहाँ पे देखो इम्फेसाइज में क्या होता है कि हम इस बात को ध्यान में रखते हैं कि हमें किस ऑडियंस के लिए बनाना है, हमें बच्चों के लिए बनाना है या फिर एडल्ट्स के लिए बनाना है, एडल्ट्स में भी कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स के लिए बनाना है या फिर आपके जॉब पर्सन के लिए बनाना है या हाउस वाइफ के लिए बनाना है। इन सब बातों का ध्यान में रखते हैं एंड देन फिर उसका डिफाइन करते हैं, उसका कंस्ट्रक्शन पॉइंट यानी कि उसको कैसे यूजर यूज करेगा उस चीज के बारे में देखते हैं। एंड देन फिर आपका आइडिया जनरेट करते हैं कि ओके अब ये किस तरीके से हम इसको डेवलप कर सकते हैं, क्या क्या चीजें इसमें रिक्वायर्ड होंगी, हमें अगर ये एंड यूजर तक पहुंचाना है तो किन टेक्निक्स का हमें इस्तेमाल करना पड़ेगा, किन किन बातों का। अब जैसे कि हमने क्लॉथिंग में आप देख रहे थे, तो जो आपकी किड्स के लिए जो कपड़े जो डिजाइन किए जा रहे थे, वहां पे हमने एक चीज याद रखी थी कि इनको कंफर्ट वाले कपड़े इनके होने चाहिए, ज्यादा इरिटेशन वाले नहीं होने चाहिए। वहीं अगर हमने एडोलेसेंस देखा था तो वहां पे उनको एकदम चमक धमक एकदम कलरफुल कपड़े पसंद आते हैं, है ना, फैशन से रिलेटेड, उनको वहां कंफर्ट से मतलब नहीं होता है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखी जाती है। एंड देन प्रोटोटाइप में क्या होता है कि आप अपने आइडिया को बिल्ड करना शुरू कर देते हो, जो आपके दिमाग में अभी तक जो आइडिया था उसको दिमाग से निकाल के आप बाहर कार्य करना शुरू कर देते हो एंड देन टेस्ट के लिए आप उसको सेल करने। आपने देखा होगा कि कुछ प्रोडक्ट अगर मार्केट में आते हैं तो वहां लिखा होता है दिस प्रोडक्ट इज नॉट फॉर सेल ओनली फॉर टेस्टिंग, लिखा होता है कि नहीं लिखा होता है। तो इससे हमें पता चल जाता है कि जो भी प्रोडक्ट हमने बनाया है वो कस्टमर्स को पसंद आ भी रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, तो ये पूरा आपका डिजाइन थिंकिंग प्रोसेस होता है जहाँ पे आप हर एक स्टेप्स को फॉलो करते हुए अपने आइडिया को जनरेट करते हो। सबसे पहले तो आप यही सीखते हो कि आप बना किसके लिए रहे हो। ठीक है, फिर आपने डिसाइड कर लिया कि अगर आप इस तरीके से प्रोसेस करते हो ना तो आपका कार्य बहुत आसान हो जाता है। अगर आप कुछ भी नया बनाने का सोच रहे हो, कोई भी आपके दिमाग में आइडिया है, तो सबसे पहले आप उसको ये मॉडिफाई कर लो, ये सैचुरेट कर लो कि आप बना किसके लिए रहे हो। आपको एडल्ट को भी टारगेट करना है या फिर सिर्फ एडोलेसेंस को टारगेट करना है, एडल्ट में भी किसको टारगेट करना है। इन सब चीज़ों से आपका क्या होता है कि थोड़ा ईजी हो जाता है डिसीजन ले पाना। फिर दूसरा है डिफाइन आप करते हो, है ना, कि वहां देखते हो कि आपको अगर ये यूज करेंगे तो ये कैसे यूज करेंगे, इनको क्या क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती हैं, यूज करेंगे तो कहाँ यूज करेंगे। ओके, फिर आप आइडिया जनरेट करते हो उसके लिए कि कैसे कैसे आपको डिज़ाइन करना है एंड देन आप उसको बिल्ड करना शुरू कर देते हो और जब जैसे ही वो बन के तैयार हो जाता है आप उसे टेस्टिंग के लिए क्या कर देते हो, मार्केट में इंट्रोड्यूस कर देते हो। ओके, ये पूरा आपका क्या रहता है, डिज़ाइन थिंकिंग प्रोसेस रहता है जहाँ पे आपके कैसे आपने स्टार्टिंग की और कैसे आप उसको एंड यूज़र तक ले गए।
यही होता है आपका प्रोडक्ट डिजाइन में। ओके, तो अब जब हमने टेस्टिंग के लिए डाल दिया उस प्रोडक्ट को, हमने लोगों तक पहुंचा दिया, अब हमें पता कैसे चलेगा कि कौन किस किसने एक्सेप्ट किया है और किस किसने एक्सेप्ट नहीं किया है। तो उसके लिए ना हमने कुछ 5 कैटेगरीज हमने बना दी, जहाँ पे हमने एक बनाया कि कुछ तो लोग हैं जो मार्केट में, जैसे हमने फैशन वाला हम कर्व पढ़ रहे थे ना, फैशन साइकिल पढ़ रहे थे, जहाँ पे कुछ लोग थे कि तुरंत इंट्रोड्यूस कर लेते थे, है ना, तुरंत अडॉप्ट करते थे कोई भी नया फैशन आया उसको। और कुछ लोग फिर ऐसे होते थे कि जो एक दूसरे को देख के तब वो चीजें ले रहे हैं, और कुछ फिर ऐसे होते थे कि जब फैशन आउट ऑफ फैशन होने वाला होता है तब चीजों को परचेज करते हैं। होता था कि नहीं होता था? ठीक है। अब देखो यहाँ पे डिफ्यूजन ऑफ इनोवेशन, यानी कि आपने जो भी प्रोडक्ट बनाया है, अब आपने उसको मार्केट में इंट्रोड्यूस किया है, तो अब लोग उसको कैसे एक्सेप्ट कर रहे हैं। ओके, तो वो सब चीजें आपकी क्या कहलाती हैं? डिफ्यूजन ऑफ इनोवेशन, यानी कि आपने जो भी नया प्रोडक्ट बनाया है, लोगों ने उसको कैसे एक्सेप्ट किया है, किस किस चरण में उसको एक्सेप्ट किया है। तो इसके लिए ना आपके अमेरिकन सोशियोलॉजिस्ट थे एवर्ट एम रोबर, तो इन्होंने आपकी डिफ्यूजन ऑफ इनोवेशन के बारे में बताया था, जहाँ पे इनोवेशन का मतलब होता है कोई भी नया प्रोडक्ट, आइडिया या प्रैक्टिस जो आपके दिमाग में आई है उसको नया इन्वेंशन देना है। ठीक है, तो ये यहाँ पे आपका क्या रहता है, इसके एडवांटेज, कंपेटेबिलिटी, मेलेबिलिटी एंड कॉम्प्लेक्सिटी, ट्रायबिलिटी, ऑब्जर्वेशन, ये सारी चीजें रहती हैं। और यहाँ पे आपका कम्युनिकेशन सबसे ज्यादा मस्ट रहता है डिफ्यूजन के लिए। डिफ्यूजन का मतलब क्या होता है? लोगों तक पहुंचाने के लिए। जो भी आपने प्रोडक्ट तो बना लिया, अब लोगों को पता कैसे चलेगा भाई? अब उनको बैठे बैठे सपने तो नहीं आ रहे होंगे कि आपने घर में बैठे ये प्रोडक्ट बनाया है। उसके लिए आपको एडवर्टाइजमेंट करना होगा, आपको मार्केट में जाना होगा, शॉपकीपर से कांटेक्ट करना होगा, तब जाके धीरे धीरे करके लोगों को पता चलेगा कि एक पर्सन ने परचेज किया, तो फिर वो कोई उसके घर पे आया तो उन्होंने कहा कि अरे ये प्रोडक्ट तो बहुत अच्छा है, आपने कहाँ से परचेज किया है? तो फिर वो उनको बताएंगे कि ऐसे ऐसे मैंने वहां से परचेज किया था। तो धीरे धीरे क्या है, ये लोगों तक आपकी चीजें हैं वो पहुंचती चली जाती हैं। जो सिर्फ अभी आप तक ही सीमित थी वो धीरे धीरे लोगों तक भी पहुंचती चली जाती है। ओके, तो वो आपका कहलाता है डिफ्यूजन ऑफ इनोवेशन। तो जहाँ पे आपका सबसे पहला जो देखो, ये आपके कम्युनिकेशन चैनल रहते हैं, जहाँ पे आपका सबसे पहले क्या होता है? नॉलेज, पास्ट प्रेडिक्शन, आपके आइडिया है आपके दिमाग में। ओके, फिर उसके बाद में आप परसुएशन देखते हो कि इसके क्या फायदे होने वाले हैं, कौन इसको एक्सेप्ट करेगा, इन सब चीजों के बारे में। एंड देन फिर आप उसको डिसीजन लेते हो कि प्रोडक्ट अडॉप्ट भी किया जाएगा या फिर रिजेक्ट किया जाएगा। ओके, एंड देन इम्प्लीमेंटेशन, एंड देन फिर आपका कंफर्मेशन आ जाता है। कंफर्मेशन में आपको कंफर्म हो जाता है कि लोगों ने अडॉप्ट किया, ओवर अ टाइम पीरियड में कितने लोगों ने इसको एक्सेप्ट किया है और कितने लोगों ने इसको रिजेक्ट किया है। वो सब चीजें आपकी इसके अंदर आ जाती हैं। देखो, नॉलेज में हम लोग क्या देखते हैं कि जो भी हमारी पास्ट प्रैक्टिसेस थी, हमें जो भी रिक्वायर्ड थी, उसके बेसिस में हमने उसको देखा कि मार्केट में न्यू प्रोडक्ट आया है। तो मेरे पास तो जैसे वॉशिंग मशीन का ही आप एग्जांपल ले लो, मैनुअल वॉशिंग मशीन है, अब मार्केट में ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन आ गई है। तो अब आप क्या देखोगे कि आपके पास मैनुअल तो है, उसमें टाइम थोड़ा ज्यादा लगता है, पानी भरना पड़ता है ना, सिर्फ उसमें कपड़े वॉश हो जाते हैं एंड देन फिर उनको निकालना पड़ता है, ड्राई करना पड़ता है, ये सारे प्रोसेस में बहुत टाइम लगता है। फिर आपने क्या कहा, मार्केट में भाई ऑटोमेटिक मशीन आई है, उसको परचेज कर लेते हैं, उसमें कुछ भी नहीं करना है, बस पानी पाइप लगाना है, पानी भर जाएगा और उसमें कपड़े और सर्फ डाल दो, अपने आप कपड़े धुल के बाहर निकल आएंगे, है ना। तो ये चीज आपने देखा। ओके, फिर उसके बाद में आपने देखा कि इसके एडवांटेज क्या है, जो आपके पास पुराना वाला है उससे ये कैसे फायदेमंद है। आप उन सब चीजों को देखते हो और कितने लोगों ने इसको एक्सेप्ट किया है, कितने लोगों ने इसको परचेज किया, कहीं ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ मैं ही परचेज कर रही हूँ। आप उस बात पे भी ध्यान देते हो एंड देन फिर आप उसके लिए डिसीजन बनाते हो कि आपको अडॉप्ट करना है एंड देन रिजेक्ट करना है। फिर आप उसका कार्य करना शुरू कर देते हो, मतलब उसका यूज करना, इस्तेमाल कर देते हो एंड देन फिर आप कंफर्म करते हो
आगे भी लोगों को फिर आप प्रेफर करते हो कि मैंने देखो मार्केट से ये प्रोडक्ट लिया है, ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा है। आप अपना फिर फीडबैक देते हो, है ना? अगर आपको चीज़ नहीं अच्छी लगती, फिर क्या कहते हैं, अरे मैं मार्केट से यार वो प्रोडक्ट लेकर आई थी, मुझे तो लगा ये बहुत अच्छा होगा, लेकिन अच्छा ही नहीं निकला है बिल्कुल भी, मेरे पैसे भी बर्बाद हो गए। तो ये चीज़ें आपकी इस पूरे प्रोसेस में आप इन सब बातों का ध्यान रखते हो। तो यहाँ देखो, आपके जो एलिमेंट ऑफ डिफ्यूजन होते हैं ना, मतलब कौन-कौन एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है यहाँ पे। तो सबसे पहले होते हैं आपके ओपिनियन लीडर। ओपिनियन लीडर कुछ ऐसे मेंबर होते हैं जो आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं थ्रू एडवर्टाइजमेंट। आपका जो भी न्यू प्रोडक्ट आ रहा है मार्केट में, आजकल तो अब आपको सोशल मीडिया के थ्रू एडवर्टाइजमेंट मिल जाते हैं, जहाँ से आपको पता चल जाता है कि कौन सा प्रोडक्ट आया है मार्केट में। ठीक है, लेकिन पहले क्या था, ओपिनियन लीडर हुआ करते थे जो कि आपके मार्केट में जा जाके शॉपकीपर से कांटेक्ट करते थे और उनको फिर इंफॉर्मेशन देते थे कि हमने इस न्यू प्रोडक्ट को डेवलप किया है। जैसे कि आपकी सेल्स मार्केटिंग वाले होते हैं ना, सेम उस तरीके से। फिर आपके कुछ होते हैं सोशल एजेंट। सोशल एजेंट ये आपके जो अलग अलग इन्फ्लुएंसर्स होते हैं, ऑडियंस को इन्फ्लुएंस करते हैं, उनके साथ में इंटरेक्ट करते हैं, उनको बातों से प्रभावित करते हैं और फिर उसके लिए उनको तैयार करते हैं कि वो प्रोडक्ट को एक्सेप्ट कर लें। अगर वो रिजेक्ट भी कर रहे होते हैं तो ये अपने कम्युनिकेशन के थ्रू उनके पर्सपेक्टिव को चेंज कर देते हैं और उनको एक्सेप्ट करने पे मजबूर कर देते हैं। फिर होते हैं चेंज एजेंट। ये आपको एटीट्यूड को चेंज करने में हेल्प करते हैं। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो रही है तो उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन प्रोवाइड करने में हेल्प करते हैं। ये रोगर डिफ्यूजन ऑफ इनोवेशन था, जिन्होंने अगेन कर्व दिया था, जहां पे इन्होंने बताया था कि अगर आपको किसी भी प्रोडक्ट को एक्सेप्ट लोग किस तरीके से करते हैं, किस किस स्टेज पे सबसे ज्यादा लोग एक्सेप्ट करते हैं और कहाँ कहाँ पे उसका डिफ्यूजन है वो खत्म हो जाता है, मतलब उसकी जो एक्सेप्टेंस है वो कम हो जाती है। तो इनोवेटर्स, अर्ली अडॉप्टर्स और अर्ली मेजोरिटी, ये तो हाई पीक होते हैं। जैसे ही आपका इंट्रोड्यूस किया है आपने अपने प्रोडक्ट को, ये वैसे ही इसको परचेज कर लेते हैं। फिर आते हैं लेट मेजोरिटी। लेट मेजोरिटी वाले वो होते हैं जहां पे ज्यादातर लोग प्रोडक्ट को परचेज कर चुके होते हैं। और फिर जैसे ही आपका डिक्लाइन फेज आता है, वहां पे आ जाते हैं आपके लेगार्ड, जो कि एकदम आलसी होते हैं। वो कहते हैं अब चलो, अब हमारे पास पैसा है और इतने सारे लोगों ने इसका इस्तेमाल किया है तो अच्छा ही है, हम भी चलो ले ही लेते हैं। लेकिन बहुत मुश्किल से लेते हैं, जिनको ना बहुत ज्यादा फोर्स किया जाता है कि आप प्रोडक्ट परचेज कर लो, तब जाके ये प्रोडक्ट को परचेज करते हैं। लेकिन इनोवेटर्स क्या होते हैं कि इन्होंने तो नए प्रोडक्ट को बनाया ही है ना? और अर्ली अडॉप्टर, जैसे ही इन्होंने मार्केट में टेस्टिंग के लिए प्रोडक्ट को उतारा, ये तुरंत उसको ले लेते हैं। जैसे आजकल आप लोगों ने इन्फ्लुएंसर्स देखे होंगे, तो इन्फ्लुएंसर्स क्या होते हैं कि वो टेस्ट करने के लिए कि ये प्रोडक्ट अच्छा है या नहीं है, तो उनकी जो ऑडियंस है, उनको वो बताते हैं कि हाँ ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा है या फिर ये प्रोडक्ट बहुत बेकार है, आप मत लेना। तो इससे क्या हो जाता है कि जो भी एक नया मार्केट में आइटम आया है उसकी एडवर्टाइजमेंट भी हो जाता है और पता भी चल जाता है कि वो प्रोडक्ट अच्छा है या फिर बुरा है। अर्ली अडॉप्टर्स इसमें बहुत हेल्प करते हैं। ओके, तो मुझे ये बताओ, यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं रही समझने में? ये जो आपके इनोवेटर्स हैं, अर्ली अडॉप्टर्स हैं, इनको हम लोग डिटेलिंग में कल वाली क्लास में करेंगे। आई होप आपको कोई डाउट नहीं होगा। अगर है फिर भी तो आप मुझसे पूछ सकते हो, ऐसा कुछ इशू नहीं है कि आप नहीं पूछ सकते हो। अब ये आपके इनोवेटर्स की क्या भूमिका रहती है, अर्ली अडॉप्टर्स की क्या भूमिका रहती है, कैसे ये आपके वर्क करते हैं, इन सभी चीजों को हम लोग अपना कल वाली क्लास में पूरा प्रॉपर डिस्कशन के साथ में जानेंगे। ओके, थैंक यू एवरीवन। अगर आपको कोई भी डाउट एंड क्वेरी हो, वो आप कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हो। एंड कल आपकी क्लास है 10 AM, तो टाइमली ज्वाइन कर लेना। बाय बाय एवरीवन, टेक केयर।